जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग प्रोनाउन का। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तक की बातों को समझा था। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो बहुत ध्यान से समझना, मेरी बातों को सुनना ध्यान से। एंड बिलीव मी, इस वीडियो के बाद आपका प्रोनाउन का डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आपसे एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड एंड एसएससी एमटीएस लेवल तक के क्वेश्चन बन जाएंगे इसके बाद, ठीक है। कंसेप्ट तो सेम ही रहता है इंग्लिश का, चाहे कोई भी एग्जाम दे लो आप, बट प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है आप किस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो। मैं प्रोनाउन की कंसेप्ट खत्म करूंगा, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा, ठीक है। तो आपको कंसेप्ट की सारी वीडियोस देखनी है, एज वेल एज यू हैव टू वॉच द वीडियोस ऑफ प्रैक्टिस ऑल्सो। चलो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, बिकॉज टाइम बहुत कीमती होता है। ये लिखा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल का मतलब होता है गिव एंड टेक। जहाँ पर गिव एंड टेक वाली फीलिंग हो वहाँ पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। जैसे एक बंदा ये है, एक बंदा ये है, इसने इसको कुछ दिया, इसने इसको कुछ दिया, मीन्स रेसिप्रोकल चीज़ हुई है। वहाँ पर क्या हुई है? रेसिप्रोकल। एक मोटा मोटा इमेज बन गया आपके दिमाग में कि रेसिप्रोकल का मतलब क्या है। चलो अब प्रोनाउन में कैसे इसको यूज़ करेंगे सुनो। रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो प्रकार के होते हैं। पहला है ईच अदर, दूसरा है वन एन अदर। ईच अदर का मतलब है टू एट ए टाइम। जब एक टाइम पर दो लोगों की बात की जाए, नंबर इक्वल्स टू टू। जब एक टाइम पर दो लोगों की बात की जाए वहाँ पर हम ईच अदर का यूज करेंगे, ठीक है। और जब नंबर ग्रेटर देन टू हो, यानी एट अ टाइम, एक टाइम पर दो से ज़्यादा लोग हैं, कई सारे लोग हैं, कई सारे लोग हैं, कई सारे लोग हैं, इनकी बात की जाए, तब यूज करेंगे हम वन एन अदर, ठीक है। और ये दोनों ही प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में यूज होंगे। ये तीन बातें ध्यान रखो। पहला क्या? ईच अदर का यूज दो लोगों के लिए, वन एन अदर का यूज जब दो से ज़्यादा लोग हो जाएं। और दोनों ही यूज होंगे हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्टिव केस में यूज कभी नहीं होंगे। एग्जाम्पल से चीज़ें समझ आएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा है राधा एंड प्रिया वर टॉकिंग टू। अब इसमें क्या भरा जाएगा बताओ। तो राधा एक और प्रिया दो, बात दो लोगों की हो रही है। अभी से कहा है दो लोगों के लिए क्या भरेंगे हम? ईच अदर भरेंगे। तो ये सेंटेंस सही हो गया। अगला है ऑल द स्टूडेंट्स शेक हैंड्स विद। अब आप कहोगे सर ऑल द स्टूडेंट्स में तो सारे स्टूडेंट आ गए, दो से ज़्यादा स्टूडेंटों की बात हो रही है, फिर आपने यहाँ ईच अदर क्यों लगाया है? क्योंकि बच्चे सेंटेंस का सेंस समझो। सेंस क्या है? ऑल द स्टूडेंट, कई सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है, मान लिया मैंने। शेक हैंड्स, हाथ मिलाए हैं। एक बात बताओ, हाथ एक बार में कितने लोग मिला सकते हैं? दो ही लोग तो मिला पाएंगे एक बार में हाथ, सारे तो मिला नहीं लेंगे एक साथ। इसलिए इसमें भी सेंस दो ही का बन रहा है, एक बार में दो ही लोग हाथ मिलाएंगे, इसीलिए इसमें ईच अदर हमने लगाया है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको फंसाने के लिए दिए जाते हैं। अगला है द टीम डिस्कस्ड द स्ट्रेटजी विद। अब सुनो, टीम स्ट्रेटजी को डिस्कस कैसे करती है? कई सारे लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे, देखा आपने जब क्रिकेट का मैच होता है, कई सारे लोग ऐसे गोला बना के खड़े हो जाएंगे और बीच में कैप्टन खड़ा होगा इनका, और ये आपस में स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। अब ऐसा तो नहीं होगा कि ये कैप्टन पहले इनको समझाएगा स्ट्रेटजी, फिर इनको समझाएगा, फिर इनको समझाएगा, फिर इनको समझाएगा, नहीं, सबको एक साथ समझाता है। यानी इस केस में दो से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं एक बार में, है कि नहीं? तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया हमने? वन एन अदर लगा दिया है। बोलो हाँ या ना। यहाँ पे लिखा था इन टेस्ट सीरीज, ऐसा लिखा था इन टेस्ट सीरीज इंडिया, पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग। अब यहाँ ईच अदर आएगा या फिर वन एन अदर आएगा? अब आप कहोगे सर देखो, इंडिया एक, पाकिस्तान दो, ऑस्ट्रेलिया तीन, यहाँ तीन लोगों की बात हो रही है। अभी सिखाया है जब नंबर दो से ज़्यादा हो, दो से ज़्यादा लोगों की बात हो तो वन एन अदर लगाते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ लिखी है, एट ए टाइम, एक ही टाइम पर अगर दो से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, जैसे इसमें स्ट्रेटजी में एक ही टाइम पर दो से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व थे, इसलिए यहाँ पे वन एनदर लगाया था। इसमें वैसे तो स्टूडेंट दो से ज़्यादा थे, बट एक ही टाइम पर सिर्फ दो लोग हाथ मिला सकते हैं, इसलिए हमने इस दर लगाया है। वैसे इसमें है तो इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया तीन लोग, बट एक टाइम पर मैच तो कोई दो ही टीम खेलेगी। बोलो बात क्लियर हुई? या तो इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, या पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच होगा, या इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच होगा। यानी एक टाइम पर सिर्फ एक ही टीम का मैच होगा, इसलिए इन्वॉल्वमेंट कितना है? सिर्फ दो लोगों का है इसमें, इसलिए हमने क्या लगाया है यहाँ पर? ईच अदर लगाया है। बोलो क्लियर हुई बात? बहुत बढ़िया। थोड़ा स्पीड में चलेंगे हम, ठीक है। देखा अभी मैंने यहाँ पे एक बार में दो ही टीम पार्टिसिपेट करेंगी, इसलिए जब वी और यू की बात हो, वी या यू की, तो वहाँ ईच अदर भी ठीक होता है और वन एन अदर भी ठीक होता है, ये बात दिमाग में रखना। अगला है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट का मतलब जो अनिश्चित, जिसके बारे में पता ही नहीं है। अब ये कौन कौन से वर्ड हैं? जब भी एवरी, सम, एनी, नो, इन वर्ड्स के साथ में बडी या वन लग जाए या फिर थिंग लग जाए, जैसे एवरीबडी, एवरीवन, समबडी, समवन, एनीबडी, एनीवन, नोबडी, नो वन, ठीक है, ये शब्द हो गए। या फिर एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, क्लियर है? ऐसे शब्द जो बनते हैं उनको ही बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये डेफिनेट नहीं होते। मैं कह दूँ एवरीबडी, यानी प्रत्येक, निश्चित तो नहीं है ना, कोई बोल सकता है। मैं कह दूँ एनीबडी, कोई भी, इंडेफिनिट है ये। नोबडी इंडेफिनिट है। समथिंग, कुछ, इंडेफिनिट है। ये सारी चीज़ें फिक्स तो है नहीं ना, इसलिए इसमें रूल का ध्यान रखना है। इन सब के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। कैसी आएगी? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब।
देखने में लगेगा कि एवरीबडी मतलब सारे लोग, प्रत्येक, प्लूरल हो गए, नहीं, बात हमेशा एक ही होती है इसमें। क्लियर है? तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, दिमाग में बैठा लो ये बात। और दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखने वाली है, जब भी इन शब्द के साथ में एवरी, सम, एनी, नो, इनके साथ में बडी या फिर वन लग जाता है तो वो इंसान बन जाता है। मतलब एवरीबडी इंसानों की बात हो रही है, समबडी, समवन, एनीबडी, एनीवन, नोबडी, नो वन, ये इंसानों की बात करते हैं। ऐसे केस में हम प्रायोरिटी देकर चलते हैं मैस्कुलिन जेंडर को। आगे चलकर ही, हिज, हिम ये वाली लाइन आती है। अगर आगे हर लगा मिल जाए काट देना, आगे देर लगा मिल जाए काट देना। क्लियर है? आगे किसको प्रायोरिटी देंगे, जब बड़ी या वन लगा हो, ही, हिज, हिम को प्रायोरिटी देंगे हम लोग। लेकिन जब थिंग लग जाए, थिंग आता है ऑब्जेक्ट के लिए, वस्तु के लिए, ऑब्जेक्ट वाले केस में तो फिक्स है, इट, इट्स या इट, ये वाली लाइन चलती है। ठीक है? क्लियर हुआ? थोड़ा एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसके बारे में। अगला है एवरीबडी। एवरीबडी आ गया ना, बड़ी देखती समझ गए इंसानों की बात हो रही है, और इनके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इसीलिए हमने इज लगा दिया है। एवरीबडी इज सपोज टू डू। अब हिज, हर, इट्स, इसमें से क्या चुनोगे? देखो इट्स तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे थिंग नहीं है, जब भी वस्तु की बात होगी तभी इट्स लगाएंगे। और जब भी एवरी, सम, एनी, नो, इनके साथ में प्रायोरिटी किसको देते हैं? मैस्कुलिन जेंडर को, मतलब प्रायोरिटी देंगे हम किसको? हिज को। ये सही है, हर इसमें गलत हो गया। अगला है एवरीथिंग। देखो थिंग लगते ही कोई प्रायोरिटी नहीं, सी, हर, हिज, कोई सोचना ही नहीं है, थिंग लगाते ही इट्स, और वर्ब कैसी? सिंगुलर, यानी सेंटेंस सही हो गया अपना। फटाफट से अगला देखो। अगला है हमारा ऑल। ऑल अपने साथ, ऑल एक अनकाउंटेबल नाउन भी होता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन भी होता है। तो जब ऑल काम करे अनकाउंटेबल नाउन की तरह तो आएगी वर्ब सिंगुलर, जब ऑल काम करे प्लूरल काउंटेबल नाउन की तरह तो वर्ब आएगी प्लूरल। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब अवध से पहले, जिन्होंने नहीं पता है नाउन की क्लास देख के आओ, अवध से पहले से डिसाइड करेंगे हम। अगर यूनाइटेड सेंस में है तो सिंगुलर वर्ब, अगर डिवाइडेड सेंस में है तो प्लूरल वर्ब। जैसे ऑल इज वेल, हम कब बोलते हैं? हाँ सब ठीक है। ऑल इज वेल का मतलब सब ठीक है। तो इस चीज़ में बात किसकी हो रही है कि हेल्थ की, कि हाँ शरीर वरीर ठीक है, एकदम स्वास्थ्य ठीक है सबका। हेल्थ एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसका मतलब ये जो ऑल है यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन का काम कर रहा है। यहाँ पे शरीर की बात की गई है, स्वास्थ्य की बात की गई है, और अनकाउंटेबल नाउन का काम करेगा तो वर्ब कैसी? सिंगुलर, इसीलिए हमने क्या लगाया यहाँ पे? इज लगाया है। इसमें अगला सेंटेंस है ऑल आर वेल, मतलब सभी अच्छे हैं। तो इसमें बात किसकी हो रही है? इसमें बात हो रही है मेंबर्स की। अब मेंबर्स की बात हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ऑल काम कर रहा है प्लूरल की तरह। अगर प्लूरल की तरह काम कर रहा है इसीलिए यहाँ पे देखो वर्ब आर आ गई। क्लियर है? ये ऑल का डाउट क्लियर कर लेना बिल्कुल बच्चे। अगला है ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। अब सब अच्छा है अगर अंत अच्छा है, अंत भला तो सब भला। इस केस में बात किसकी हो रही है? इंसानों की तो नहीं रही है, बात हो रही है किसी काम की। अगर काम का अंत अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है फिर। तो ऑल का सेंस यहाँ पे वर्क से जा रहा है और वर्क अनकाउंटेबल है, इसका मतलब ऑल भी अनकाउंटेबल नाउन की तरह काम कर रहा है, इसीलिए इसके साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगाई गई है। क्लियर हुआ ये? फटाफट से दूसरे पेज पे आते हैं हम लोग। देखो इसको, दो एग्जाम्पल्स और हैं यहाँ पर, इनको भी थोड़ा देखेंगे हम लोग। देखो ऑल, अब यहाँ पे इज भरोगे या आर भरोगे? इनवाइटेड बट फ्यू आर सेलेक्टेड। अब इनवाइट करेंगे इंसानों को ना, बात इंसानों की हो रही है, कई सारे इंसानों को बुलाया है जिसमें फ्यू आर सेलेक्टेड, कुछ सेलेक्ट हुए हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो ऑल है वो कैंडिडेट्स को डिनोट कर रहा है, यानी प्लूरल नाउन को डिनोट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे आर भर दिया हमने। अगला है ऑल। अब इसमें है जाएगा या हैव आएगा? बीन पैक्ड फॉर दी ट्रिप। ट्रिप पर जा रहे हो, ट्रिप पर जाने के लिए सारी पैकिंग आपने कर ली है। पैक क्या करते हो? एक सूटकेस होता है हमारे पास, उसमें कई सारे सामान ही तो पैक करते हो, बोलो। यानी ये चीज़ें क्या हैं? यही तो थिंग्स हैं, चीज़ें हैं। और थिंग्स वाले केस में अनकाउंटेबल नाउन बनता है चीज़ें, है कि नहीं? यानी ऑल यहाँ पर थिंग्स को डिनोट कर रहा है। थिंग्स कैसा है? अनकाउंटेबल नाउन है। इसका मतलब है ऑल बीन पैक्ड फॉर द ट्रिप, ट्रिप के लिए सब कुछ पैक कर लिया है। पैक किसको करेंगे हम? चीज़ों को। और चीज़ें क्या होती हैं? अनकाउंटेबल नाउन। यानी कि ऑल यहाँ पे काम कर रहा है अनकाउंटेबल नाउन की तरह, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी हैव नहीं आएगा। ये गलत लिखा है मेरे नोट्स में, इसको सही कर लेना, ठीक है? इसलिए मैं नोट से पढ़ा रहा हूँ। हैव नहीं आएगा, क्या आएगा फिर? ये हैज ही सही है, इसमें ऑल हैज आएगा। अगला रूल क्या कहता है उसको ध्यान से देखो, कि ऑल के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो इस ऑल के अकॉर्डिंग नहीं आएगी। इस ऑल के बाद में यहाँ पे लिखा होगा कि ऑल किसको डिनोट कर रहा है, उस चीज़ के अकॉर्डिंग ये वर्ब लगाएंगे। अगर यहाँ पर लगा है सपोज करो बॉयज़, तो इस बॉयज़ के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी। अगर यहाँ लिखा होगा गर्ल, एक गर्ल, तो इस गर्ल के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब आएगी। ठीक है? देखो एग्जाम्पल और चीज़ समझ आएगी। एग्जाम्पल देखो फटाफट से एक बार। देखो यहाँ लिखा है ऑल आई नीड डॉट 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 द म्यूजिक। जो भी मुझे चाहिए वो है म्यूजिक। यानी कि यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी? इस ऑल के बाद सब्जेक्ट ढूंढो। ये सब्जेक्ट लिखा है द म्यूजिक। अब म्यूजिक अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे इज भर दिया। ऑल राहुल सॉ, जो भी राहुल ने देखा वो क्या था?
20 स्टूडेंट्स, यानी कि इसमें राहुल के लिए तो ये 100 आ ही गया है, यानी राहुल का इससे कंसर्न नहीं रहा, अब राहुल का इस वाज वर्ड से कोई कंसर्न ही नहीं है, राहुल के लिए तो 100 आ गया है। अब वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, इस ऑल के अकॉर्डिंगली क्या आया है 20 स्टूडेंट्स, ये प्लूरल है इसीलिए क्या आया है वर आया है। अगला है ऑल टीम फाउंड वॉज वर्थ 20 रुपीज़, जो कुछ भी पूरी टीम ने फाउंड किया मतलब टीम ने पाया वो क्या था 20 रुपीज़। अब ये 20 रुपीज़ किस में है, यूनाइटेड सेंस में ही तो हैं भाई, 20 रुपीज़ टीम ने मिलकर पाए हैं, तो टीम ने मिलकर पाए मतलब यूनाइटेड सेंस में है, अगर यूनाइटेड सेंस में है तो इसका मतलब सिंगुलर केस में है, इसीलिए इसके लिए वॉच लगाया हमने। अगर ये डिवाइडेड सेंस में होते 20 रुपी, ये ऑल टीम फाउंड 5 रुपी एंड 10 रुपी एंड 15 रुपी ऐसे करके, तो फिर वर लगाते उसमें। क्लियर है ये, ठीक है। अगला देखो अवध से पहले, अवध से पहले अगर यूनाइटेड सेंस में है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, अमाउंट वेट डिस्टेंस हाइट याद है कुछ, नाउन पढ़ो जाके। डिवाइडेड सेंस में है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। चलो अगला है ऑल सी नीडेड, जो भी उसे चाहिए वो क्या है, आई मैं एक्सेप्ट यू तुम्हारे अलावा। देखो एक्सेप्ट तो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस यानी यू का तो काम ही खत्म हो गया, अब सब्जेक्ट बचा क्या हमारा, आई बचा है। ऑल के बाद जो भी वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, जो इसके बाद में लिखा है उसके अकॉर्डिंग, तो आई के अकॉर्डिंग ना तो इज आएगा ना आर आएगा, क्या आएगा एम आएगा। ये देखो था फंसाने वाला क्वेश्चन, ठीक है, अच्छे से नोट्स को पढ़ना आप। अगला प्रोनाउन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है बांटना, ये 3 तरीके के होते हैं, ईच ईदर और नीदर, या कोई कोई इसको ईच आइदर नाइदर भी बोलता है। ईच का यूज कब करते हैं, जब हमें एक चीज़ निकालनी हो कई सारी में से, एक टोकरी है उसमें कई सारे सेब पड़े हैं उनमें से एक को निकालना है, तो वहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, ईच का। ईदर का यूज कब करते हैं, जब सिर्फ 2 लोग खड़े हो हमारे पास, 2 लोग, 2 में से किसी एक को चुनना हो, मैं लिखा है 1 आउट ऑफ 2, यानी 2 में से एक को चुनना हो तो ईदर का यूज करेंगे, और 2 में से 0 को निकालना हो मतलब 2 में से किसी को नहीं चुनना हमें, तो हम यूज करेंगे किसका, नीदर का। क्लियर है। और इनके साथ वर्ब कैसी आएगी, हमेशा हमेशा आएगी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और क्या है, और ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ में हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, अभी बताया। और आगे चलकर ही हिज हिम सेम मैस्कुलिन जेंडर को प्रायोरिटी देंगे हम लोग, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और कॉमन जेंडर की वजह से। क्लियर है। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद ऑफ लगा है तो इसका मतलब इसके बाद जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, जैसे बताया था ना मैंने, एक वर्ड है वन ऑफ, वन ऑफ के बाद जो भी नाउन आता है प्लूरल आता है, और वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है। भाई ईच ऑफ आप निकाल रहे हो, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है, आपके पास कोई चीज़ है उसमें से निकाला है आपने, तो जब ये प्लूरल होगा तब कई सारे होंगे तभी तो इसमें से एक निकाल पाओगे, बोलो हाँ या ना। यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद अगर ऑफ लगा है कहीं पर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन उसके बाद ऑफ आ गया तो आगे आने वाला नाउन कैसा, प्लूरल, उसके बाद वर्ब कैसी, सिंगुलर, क्योंकि निकाला तो अल्टीमेटली आपने एक को ही है, थे कई सारे हमारे पास, कई सारे थे जिसमें से एक को निकाल लिया, अब इस एक के लिए वर्ब कैसी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। और आगे चलकर क्या आएगा, ही सी इट यू क्या आएगा, इसमें मैस्कुलिन जेंडर को प्रायोरिटी नहीं देंगे। सपोज करो कई सारी लड़कियां थी, अगर यहाँ पे लड़कियों में से एक लड़की निकाली है तो आप ही कैसे लगा दोगे उसके लिए, तो यहाँ पे जो भी नाउन लिखा है उसी नाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिंगुलर प्रोनाउन आएगा। अगर लड़कों की बात हो रही तो ही आएगा, लड़कियों की बात हो रही है सी आएगा, किसी वस्तु की बात हो रही एट आएगा, अगर यू की बात हो रही तो यू आएगा। बोलो क्लियर है डाउट, बहुत बढ़िया। थोड़ा और देखो इसमें, ईदर के साथ अगर कभी भी नॉट लगा मिल जाए, ईदर के साथ हमेशा और आता है, कभी भी नॉट नहीं आता है। ईदर के साथ नॉट मिल जाए उसको हटा दो, उनको हटा के क्या लगा दो, नीदर। क्लियर है। जब बात 2 की हो, अगर 2 से ज़्यादा की बात हो तो क्या आएगा, फिर नन आएगा, तो नीदर भी नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, नन। 2 से ज़्यादा की बात है तो नन के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी आती है और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी आती है बच्चे। अगला पेज देखो फटाफट। अगला है बोथ। बोथ का यूज होता है 2 के लिए, जब सिर्फ 2 लोगों की बात हो, सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों की बात हो तब क्या आएगा, बोथ आएगा। अब 2 लोगों की बात है मतलब ये प्लूरल है, प्लूरल है इसका मतलब बोथ के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आ गई। अगर बोथ के साथ में नॉट लगा मिल जाए, जैसे इधर के साथ नॉट गलत था वैसे ये भी गलत है, तो इसको हटा के क्या कर देंगे हम, नीदर कर देंगे। क्यों, क्योंकि 2 लोगों के लिए बोथ और 2 में से कोई नहीं चुन रहे आप, नॉट है, यानी 2 लोग हैं 2 में से नॉट कोई नहीं चुना है, तो उसी के लिए तो यार नीदर यूज करते हैं हम लोग। अभी बताया था 2 में से कोई नहीं चुनना तो नीदर लगाएंगे। अगर यहीं 2 से ज़्यादा लोग होते तो फिर क्या लगाते, नन लगाते, हम क्या लगाते, नन। कुछ एग्जाम्पल है देखो, उनको लिखा है ईच, देखो ईच क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, इसके साथ हमेशा वर्ब कैसी, सिंगुलर, तो वर्ब हटा दो, हैज को हटा के हैज लगा दिया। इसके साथ में प्रायोरिटी किसको देते हैं, मैस्कुलिन जेंडर को, तो देयर हटा दिया, क्या लगा दिया, हेज। क्लियर है। अब ईच ऑफ आ गया, ईच ऑफ, तो इसके बाद नाउन कैसा, प्लूरल, तो बुक्स देखो प्लूरल है अपने आप में, बहुत बढ़िया।
लेकिन वर्ब कैसी, सिंगुलर, क्योंकि कई सारी बुक्स हैं जिसमें से आपने निकाली कितनी है, सिर्फ एक। अगर एक निकाली है तो एक के लिए तो इज लगाएंगे हम लोग, आगे चल के कोई प्रोनाउन नहीं है, सेंटेंस सही हो गया अपना। मजा आ रहा? देखो अब लिखा है ईच ऑफ, फिर से ऑफ आ गया ना, इसके बाद जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा। देखो स्टूडेंट्स प्लूरल है, कई सारे स्टूडेंट थे हमारे पास जिसमें से हमने सिर्फ एक को निकाल लिया है। एक को निकाला है तो बच्चे हैव कैसे लगा दिया, फिर लगाएंगे हम हैज, आगे कोई प्रोनाउन नहीं, सेंटेंस सही हुआ। ठीक है, अगला सेंटेंस देखो, यहाँ से देखो, ईदर, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफ, ठीक है, इसके बाद नाउन कैसा, प्लूरल, देखो प्लूरल है कि नहीं है, कई सारे फ्रेंड्स थे उसमें से एक को निकाला है तुमने, ईदर ऑफ द फ्रेंड्स, कई सारे फ्रेंड्स में से एक, ठीक है, या दो फ्रेंड है उनमें से एक। लेकिन वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, क्योंकि निकाला किसको है, एक को। आगे चलकर प्रायोरिटी देयर को नहीं देंगे सर हम, ही हिज हिम वाली लाइन को प्रायोरिटी देंगे। क्लियर है, मैस्कुलिन जेंडर को। अगला है ईदर ऑफ यू इज आर नॉट इन यूनिफॉर्म। अब सुनो, ईदर के साथ में कभी भी नॉट आता है नहीं, क्या आता है, नीदर। तो नीदर ऑफ यू, नीदर ऑफ यू का मतलब क्या है, तुम में से कोई भी नहीं। तो जब कोई भी नहीं आया यूनिफॉर्म में तो आर कैसे लगा दिया, फिर तो इज लगाओ ना। ऐसे भी नीदर के साथ में, ईदर के साथ में, ईच के साथ में, सबके साथ में वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। सिर्फ बोथ अकेला है जिसके साथ में वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, बाकी सबके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। अगला देखो, ईदर ऑफ आ गया, ईदर ऑफ के बाद में जो भी नाउन आएगा प्लूरल आएगा, पांडवास प्लूरल है। आगे चलकर ये देखो वर लगा दिया, क्या लगाना था यहाँ पे, वाच लगाना था। ठीक है, और सुनो ध्यान से, पूरा सेंटेंस पढ़ो। जैसे ही आगे बढ़े नॉट लगा मिल गया, तो बच्चे ये बताओ ईदर के साथ में नॉट कभी आता है नहीं, तो ये भी गलत, ये भी गलत। मैंने क्या बताया था, ईदर और नॉट को हटा के क्या लगा दो, नाइदर लगा दो, ये तो बताया था, नाइदर। लेकिन नीदर तो तब लगाते हैं हम जब बात दो लोगों की जाए, लेकिन यहाँ तो पांडवास 5 लोगों की बात की गई है। अगर नंबर 2 से ज़्यादा हो जाए तो हम नीदर भी नहीं लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, नन। बोलो बात याद आई, क्या लगाएंगे, नन लगाएंगे। इसीलिए हमने सेंटेंस में क्या किया है, हमने ईदर भी हटाया, नॉट भी हटाया, नीदर भी हटाया, और इसी इधर जगह पे क्या लगा दो, यहाँ लिखो नन। तो नन ऑफ द पांडवास की 5 पांडवों में से कोई भी नहीं, वर। अब सुनो, नन का यूज सिंगुलर केस में भी करते हैं, प्लूरल केस में भी करते हैं, बताया था मैंने अभी। यहाँ बात पांडवों की हो रही है इसलिए हमने क्या लगा दिया, वर। नन ऑफ द पांडवास वर रेडी टू फाइट द बैटल। क्लियर है सेंटेंस। अगला देखो, अगला है ईदर आर, यार सिंपल है, ईदर के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज आएगा, आगे चलकर देयर नहीं आएगा, क्या आएगा, हिज आएगा, मतलब ही हिज हिम वाली लाइन चलती है। तो बोथ ऑफ द बॉयज, बोथ ऑफ, बोथ ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा प्लूरल आएगा, बोथ ऑफ द बॉयज। और बोथ के साथ में बताया था मैंने वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी हमेशा, सिर्फ बोथ अकेला है जिसके साथ वर्ब प्लूरल आती है, तो आर आएगा। आगे चलकर अब यहाँ प्लूरल है कि नहीं है, इसीलिए आगे चलकर क्या आया, देयर आया है। बोथ वाले केस में उल्टा हो गया केस, वैसे सब में क्या चल रहा था, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, आगे चलकर ही, हिज और हिम, लेकिन बोथ वाले में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि बात दो की हो रही है और दो की हो रही है, इसीलिए यहाँ पर देयर आया है। बोलो हाँ या ना। चलो थोड़ा और देखते हैं इसको। अगला है, अगला इसको देखो, वन वाले रूल को। वन का यूज जनरल केस में भी होता है और स्पेसिफिक केस में भी होता है। वन मतलब क्या होता है, एक, या फिर इसी की हिंदी निकलती है कोई। तो वन का यूज जब जनरल सेंस में हो तो वन के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, आगे चलकर वन या फिर वंस आएगा। क्लियर है, जब जनरल केस में हो, मतलब जनरल केस का मतलब ऐसा है, ऐसी बात जो दुनिया में सब पर लागू हो, एक जनरल बात है, एक कहावत है, एक मतलब कई सुनी बात है, सब पर लागू होती है जो भी चीज़ है। तो ऐसे केस में वन के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब एंड आगे चलकर वन या फिर वंस आएगा। लेकिन जब स्पेसिफिक केस में हो, यानी वन, आपका वन का यूज किया गया सेंटेंस में, लेकिन ये वन स्पेसिफिक केस में है, यानी सब पर लागू नहीं होता है, तब क्या होगा, तब वन ऑफ के बाद नाउन कैसा, प्लूरल, यानी कई सारे लोग होंगे तभी तो आप उसमें से एक को निकाल पाओगे, और निकाला अगर सिर्फ एक को है, इसीलिए वर्ब कैसी आई है, सिंगुलर आई है। अब इस वाले केस में तो आगे ही, सी, इट कुछ भी लगा सकते हैं हम, डिपेंड करता है इस प्लूरल वाले के ऊपर। अगर यहाँ पे कई सारी लड़कियाँ थी, गर्ल्स थी, जिसमें से एक लड़की निकाली है तो यहाँ पे सी जाएगा। कई सारे लड़के थे इसमें से, जिसमें से एक लड़का निकाला है तो बात लड़के की हो रही है, तो आगे चल के ही जो आएगा। अगर यहाँ कई सारी किताबें थी, वस्तुएं थी, जिसमें से एक निकाल ली है तो आगे चलकर इट आएगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल से चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं। चलो देखते हैं। वन इज नॉन बाय द कंपनी ही कीप्स। कोई इंसान जैसी कंपनी रखता है उसके द्वारा उसको जाना जाता है। तो ये स्पेसिफिक बात है, जनरल बात है, एक ये तो एक जनरल बात है, दुनिया में सब पे लागू होती है भाई, जैसा तुम्हारी संगत रहेगी वैसे तुम जाने जाओगे। क्लियर है, तो जनरल केस में
क्या आएगा, वन या फिर वंस आता है। बोलो बताया था कि नहीं बताया था। वंस कब आएगा, जब पोजेसन दिखा रहा हूँ मैं, तो पोजेसन तो दिखाना नहीं है, द कंपनी वन कीप्स। अगला है वन ऑफ, तो वन ऑफ के बाद नाउन कैसा, प्लूरल। देखो बुक्स कैसा है, प्लूरल नाउन है। लेकिन वर्ब कैसी आई है, सिंगुलर लगा दिया, हैव को हटा के क्या लगा दिया, हैज। अब आगे ही सी इट क्या आएगा, वो डिपेंड करता है आपने निकाला क्या है। आपने निकाली किताबें, कई सारी किताबों में से एक किताब निकाल ली है। किताब तो इंद्रिय वस्तु है, एक थिंग है। थिंग के लिए क्या आएगा, इट्स। क्या आएगा बच्चे, इट्स। अगला क्या है, वन मस्ट कीप हिज प्रॉमिस। एक इंसान को अपना प्रॉमिस निभाना चाहिए। ये तो जनरल बात है ना, दुनिया में सब पर लागू होती है। तो जनरल के केस में क्या आता है, वंस आता है, वंस प्रॉमिस। क्लियर है। अगला है वन ऑफ। वन ऑफ देखते ही क्या आ गया, नाउन प्लूरल। तो देखो नेबर्स नाउन प्लूरल है, वर्ब सिंगुलर, तो हैज हटा के क्या कर दिया, हैज कर दिया। आगे चलकर क्या आएगा, नेबर्स के अकॉर्डिंग, नेबर्स पड़ोसी। अब पड़ोसी एक कॉमन जेंडर है, पड़ोसी तो अपने मैस्कुलिन भी होते हैं, फेमिनिन भी होते हैं। तो कॉमन जेंडर में प्रायोरिटी हमेशा किसको देते हैं, मैस्कुलिन जेंडर को देते हैं, आदमी को देते प्रायोरिटी। तो क्या आएगा यहाँ पे, हेज आएगा, ना कि वंस आएगा। द मॉन्क सेज, मॉन्क ने कहा, दैट लाइफ इज़ वॉट ही मेक्स ऑफ इट। लाइफ, जीवन वही है जो इंसान उसको बना दे। तो ये तो एक जनरल केस की बात है ना, तो यहाँ ही नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, वन आएगा, कि लाइफ इज़ वॉट वन मेक्स ऑफ इट। ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। थोड़ी सी अच्छी बातें हैं तो थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा समझने के लिए आपको। थोड़े और एग्जाम्पल है, देखो इनको। लॉन्ग लाइफ इज गुड इफ़ ही इज़ हैप्पी एंड हिज फ्रेंड्स। ये जनरल बात है कि नहीं भाई, लंबी लाइफ अच्छी है अगर उसके दोस्त उसके साथ हैं, ठीक है। तो क्या है, ये जनरल बात है, तो यहाँ पे ही नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, वन आएगा बच्चे। सी सेड, उसने कहा, दैट वन ऑफ हर ब्रदर्स, उसके भाइयों में से। देखो वन ऑफ दिख गया ना, वन ऑफ। वन ऑफ दिखते ही आगे आने वाला नाउन कैसा, नाउन आएगा प्लूरल। देखो प्लूरल आया है, कई सारे भाई थे, उनमें से एक भाई उसने निकाल लिया है। इसी एक के लिए आगे चलकर सिंगुलर वर्ब आई होगी, लेकिन रिजाइंड पास्ट में है, तो सिंगुलर प्लूरल का कोई खेल ही नहीं है इसमें तो फिर। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि आगे चलकर यहाँ वंस नहीं आएगा, क्या आएगा, ही जाएगा। ये भाइयों की बात हो रही है, पूरी दुनिया की बात नहीं हो रही है। अगला है ईच वन। एक बात बताओ, ईच का मतलब क्या होता है, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, और वन का मतलब क्या होता है, एक। तो प्रत्येक एक, ये दो दो बार नहीं यूज कर लिया तुमने, इसी को बोलते हैं सुपरफ्लॉस। यूज मोर देन रिक्वायर्ड, तो फिर वन को हटा दो। ईच मस्ट यूटिलाइज, अब ईच के साथ में कौन सी लाइन चलती है, ही हिज हिम वाली, इसीलिए ही हिज हिम यहाँ पे सही था। लेकिन अब इसका सेंटेंस का भाव पढ़ो एक बार तुम। सेंटेंस क्या कह रहा है, ईच मस्ट यूटिलाइज टाइम, समय को यूटिलाइज करना चाहिए सबको। ये स्पेसिफिक केस है, जनरल केस है, ये एक जनरल केस है, ये दुनिया में सब पर लागू होता है कि समय का यूटिलाइज सबको करना चाहिए। और जनरल केस है, इसीलिए यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, वंस लगा दिया है। बोलो क्लियर है। चलो थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास रिफ्लेक्सिव या फिर एम्फेटिक प्रोनाउन। चलो बच्चों आगे देखो, तीन चार बार में एक वीडियो रिकॉर्ड हो पा रही है भाई। चलो देखो, तो अभी हम पढ़ेंगे इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। थोड़ा तो पढ़ा दिया था मैंने, वापस पढ़ाता हूँ अभी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वही एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है रिफ्लेक्शन डालना। जैसे कोई चीज़ लिखी है स्टार्टिंग में, इसका रिफ्लेक्शन डालना आगे जाकर, तो हम क्या यूज करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। शॉर्ट में इसको आरपी लिखते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एम्फेटिक का मतलब होता है जोर देना। जब हमें सेंटेंस में जोर देने की आवश्यकता होती है, देन वी यूज एम्फेटिक प्रोनाउन। ये जो सारे शब्द लिखे हैं आपके सामने, जिनके लास्ट में सेल्फ या फिर सेल्फ्स लगा मिल जाए, आंख बंद करके टिक मार देना, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। और यही सारे के सारे शब्द एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं, बस उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। मतलब जब वो जोर देने का काम करें तब वो एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे ये योरसेल्फ है, अगर ये जोर दे रहा है सेंटेंस में कि तुमसे ये क्यों नहीं काम किया, तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। लेकिन जब ये रिफ्लेक्शन दिखाए तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है, दोनों सेम होते हैं। यदि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो तो ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा करने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको गांठ मार लो। जब भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा कौन करेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करेगा। ये नीचे कुछ वर्ब्स लिखी हैं मैंने, इन वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता ही आता है। इट इज़ कंपलसरी। मैं कलर चेंज कर लूँ, कंपलसरी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा ही आएगा इन वर्ब्स के बाद। कौन कौन सी वर्ब है देखो, इन्जॉय, इन्जॉय के बाद या तो कोई ऑब्जेक्ट लिखा हो, नहीं है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। प्राइड, अवेल, अवेल के बाद ध्यान सुनो, इंपॉर्टेंट है, टिक लगाओ इस पर। अवेल के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा और इसके बाद में ऑफ प्रेपोजिशन आएगी, इट इज़ फिक्स्ड। अवेल के साथ में ऑफ आएगा और बीच में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। रिवेंज, ऐसी सेम एब्सेंट है, एब्सेंट के साथ में फ्रॉम प्रेपोजिशन आएगी और इनके बीच में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, ठीक है। किल, रिज़ाइन, एडमिट, इंट्रोड्यूस, एडजस्ट और भी कुछ होती हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है। इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा आता ही आता है। एग्जाम्पल देखो, मनु
अवेल्ड, अवेल्ड देखते ही तुम समझ जाना कि सर अवेल्ड के साथ एक तो ऑफ लगाएंगे हम और बीच में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे। मनु अवेल्ड ऑफ, ऑफ तो ठीक है, बीच में क्या लगा दिया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्शन किसका डालेंगे हम, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट है लड़की, लड़की का रिफ्लेक्शन क्या बनेगा, हर सेल्फ। यहाँ होता अगर ही तो क्या लगाते हैं हम, हिमसेल्फ। यहाँ होता अगर दे तो दे का रिफ्लेक्शन क्या बनता, देम सेल्फ। क्लियर है। यहाँ होता अवर तो अवर का क्या बनता, अवर सेल्फ्स। तो यहाँ पे मनु है, मनु लड़की है, लड़की का रिफ्लेक्शन क्या बनेगा, लड़की मतलब सी, और सी का रिफ्लेक्शन क्या बनता है, हर सेल्फ। बोलो बात समझ में आई, हाँ या ना। ऐसे ही अगला सेंटेंस है, देखो ध्यान से। शिखा, शिखा ने इंट्रोड्यूस किया है। अब किसे इंट्रोड्यूस किया है, ये वर्ब होगी ना, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं यहाँ पे, नहीं है तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे। शिखा इंट्रोड्यूस, लेकिन एक सेकंड यहाँ देखो, शिखा इंट्रोड्यूस हर फ्रेंड्स, ये रहा देखो ऑब्जेक्ट। भाई शिखा ने इंट्रोड्यूस किया है, किसको इंट्रोड्यूस किया है, तो आपने कहा हर फ्रेंड्स को। यहाँ पे देखो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की कमी को तो पूरा करना नहीं है हमें, इसीलिए यहाँ पे कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आया है। ब्यूटीफुली मतलब सुंदरता से अपने दोस्तों को इंट्रोड्यूस किया उसने, यानी ये सेंटेंस एकदम से करेक्ट है। जबकि अगर आप अगले सेंटेंस को देखोगे, सौम्या इंट्रोड्यूस्ड, सौम्या ने इंट्रोड्यूस किया है क्विकली, जल्दी से, लेकिन किसे इंट्रोड्यूस किया है, भाई ऑब्जेक्ट, नो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ऑब्जेक्ट का आंसर कौन देता है, या तो देगा हुम या फिर देगा वॉट, वॉट या हुम, ये दो शब्द। तो सौम्या इंट्रोड्यूस्ड हुम, किसे इंट्रोड्यूस किया, कुछ नहीं लिखा यहाँ पे। सौम्या इंट्रोड्यूस्ड वॉट, क्या इंट्रोड्यूस किया, कुछ नहीं लिखा यहाँ पे। जिसके लास्ट में एल वाई लगा हो वो तो हमेशा एडजेक्टिव या एडवर्ब बनेगा, बताई थी ये बात। और ऑब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, यहाँ ना तो नाउन है ना प्रोनाउन है, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं। तो ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा करने के लिए कौन आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्शन डालेंगे हम किसका, जो भी यहाँ लिखा है उसी का, यानी सौम्या ने खुद को ही इंट्रोड्यूस किया है तो इसी का रिफ्लेक्शन आएगा। अब सौम्या लड़की है, लड़की के लिए क्या लगा दिया, हर सेल्फ लगा दिया। बोलो हाँ या ना। आगे देखो, आगे लिखा है माई फ्रेंड्स, देखो प्लूरल है, प्लूरल है कि नहीं है, इसलिए आगे जाकर अगर रिफ्लेक्शन डालना हुआ तो क्या आया, देम सेल्फ्स आया है। देखो माई फ्रेंड्स अब्सेंट, अब्सेंट देखते ही अब समझ जाना ये एक ऐसी वर्ब है जो अपने आगे ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा करने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगी ही लेगी। और इसके साथ में फ्रॉम प्रेपोजिशन फिक्स्ड है, अभी बताया था ऊपर, देख लो एक बार और, ये देखो, ये देखो अब्सेंट के साथ फ्रॉम पक्का आएगा और बीच में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। बोलो हाँ या ना, वही है यहाँ पर देखो। तो अब्सेंट के साथ में एक तो फ्रॉम आ गया और बीच में लगा दिया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। भाई माई फ्रेंड्स अब्सेंटेड फ्रॉम द पार्टी, अरे किसको अब्सेंट किया, अरे खुद को अब्सेंट किया। अब फ्रेंड्स कई सारे हैं इसीलिए क्या लगा दिया, देम सेल्फ। अगर यहाँ सिर्फ फ्रेंड होता तो इसको कंसीडर करते हैं हम किस में, ही, हिज या हिम में। कॉमन जेंडर को सबसे पहले हम प्रायोरिटी देते हैं, मैस्कुलिन जेंडर को, ठीक है। अगला है देवकी प्रिपेयर्ड, अब क्या प्रिपेयर्ड किया, वेरी नाइसली, बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, लेकिन क्या प्रिपेयर किया है वो तो दिया ही नहीं हमें, यानी ऑब्जेक्ट तो है नहीं। ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डाल देंगे वहाँ पर। देव की लड़की है इसलिए क्या लगा दिया, हर सेल्फ लगा दिया। बोलो ये फंडा क्लियर हुआ इसका। एक इधर साइड में लिखा है बेथ और बेत, इन दोनों में क्या अंतर है, देखो BATH इसको पढ़ते हैं बाथ, ये होता है एडजेक्टिव, ये होता है नाउन। BATHE इसको पढ़ते हैं बेद, इसका मतलब होता है वर्ब। क्लियर है, दोनों की प्रोनाउंसिएशन अलग है, दोनों के फॉर्म अलग हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक सेकंड। अगला क्वेश्चन कौन सा था हमारा, देव की तक हो गया। यहाँ से देखो, देव प्रिपेयर्ड, देव ने प्रिपेयर किया है, ऐसा नहीं आंख बंद करती तुरंत लगा दो हिमसेल्फ, पहले देखो ऑब्जेक्ट दिया है नहीं दिया है। तो देव प्रिपेयर्ड व्हाट, आपने कहा द डिश, तो व्हाट का आंसर मिल गया, मतलब ऑब्जेक्ट दिया है। ऑब्जेक्ट दिया है तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाना है, सेंटेंस अपने आप में करेक्ट है। रोहित बेथड, रोहित नहाया। अब एक बात बताओ, बेथड एक ऐसी वर्ब है, किसको नहाया, रोहित ने किसी और को नहलाया क्या, या ऐसा कहने की ज़रूरत है क्या कि रोहित बेथड हिमसेल्फ, रोहित ने खुद को नहाया, नहीं ना। यानी ये तो एक ऐसी वर्ब है जो अंडरस्टूड है, यानी इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। वैसे ही हेड, वैसे ही स्टॉप, भाई स्टॉप, मोहन ने स्टॉप किया है। कोई इंसान ऐसे बोलता है क्या, मैंने खुद को रोका, इन फ्रंट ऑफ द शॉप, मैंने दुकान के सामने खुद को रोका, नहीं, क्या बोलेगा, मोहन रुका दुकान के सामने, बस। इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की ज़रूरत नहीं है। सी हिड, उसने छिपाया बिहाइंड द ट्री, यानी वह पेड़ के पीछे छिपी, या फिर ऐसे बोलोगे उसने खुद को पेड़ के पीछे छिपाया। सही कौन सा है, वह पेड़ के पीछे छिपी, मतलब इसमें भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं है। यानी जैसे हमने पढ़ा है अभी ऊपर, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कंपलसरी आता ही आता है, जैसे अब्सेंट हो गया, अवेल हो गया, वैसी कुछ ऐसी भी वर्ब्स हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी नहीं लगाते। देखो कौन सी वर्ब है वो, लिखा भी है मैंने यहाँ पे, फॉलोइंग वर्ब्स डिड नॉट रिक्वायर्ड एनी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब व्हाट या होम का आंसर जो देता हो, देयरफॉर वी डू नॉट यूज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, कौन कौन सी वर्ब हैं, बेथ, क्लीन, सेव, क्लियर, स्टॉप, हाइड, स्माइल, लाफ, वॉक, कम, गो, रन।
और भी होंगी कई सारी वर्ब, बट ये इंपॉर्टेंट वाली वर्ब्स हैं। इनके बाद में ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट्स वाई वी आर नॉट यूजिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर दीज गिवन वर्ड्स। ठीक है, चलो आगे देखो थोड़ा सा। आगे लिखा है राधिका प्रिपेयर्ड अ कप ऑफ टी। अच्छा, प्रिपेयर के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा कि नहीं आएगा? सुनो, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ये बेसिक तो सबको पता है। अब राधिका प्रिपेयर्ड, राधिका ने प्रिपेयर किया है एक कप ऑफ टी, एक चाय का कप, सेंटेंस एकदम सही हो गया। अगला है राधिका प्रिपेयर्ड यस्टरडे, इसको भूल जाओ अभी। तो राधिका ने यस्टरडे में प्रिपेयर किया है, लेकिन क्या प्रिपेयर किया है बताओ मुझे। तो आप कहोगे सर ये तो दिया नहीं सेंटेंस में, मतलब सेंटेंस का ऑब्जेक्ट तो गायब है। गायब है तो ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा करने के लिए हम क्या लगाएंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे। अब राधिका लड़की है तो लड़की का रिफ्लेक्शन क्या बनेगा? हर सेल्फ। क्लियर है? यहीं अगर राघव होता, लड़का होता, लड़का का बन जाता है हिमसेल्फ। क्लियर हुआ? वही लिखा है मैंने, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा कौन करेगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करेगा। क्लियर है? अगला है राधिका प्रिपेयर्ड हर सेल्फ ए कप ऑफ टी। देखो सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और इसका ऑब्जेक्ट भी है। राधिका ने कप ऑफ टी बनाया है, तो इसमें ज़बरदस्ती रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की नीड नहीं है हमें। अगला देखो, राधिका प्रिपेयर्ड ए कप ऑफ टी हर सेल्फ, इसका सेंटेंस का भाव क्या निकला? राधिका ने एक चाय का कप बनाया खुद से। अब देखो इस हर सेल्फ ने क्या डाला है? जोर डाला है। जोर दिया कि नहीं दिया? बोलो हाँ या ना। आपको बिल्कुल सर जोर दिया है। राधिका प्रिपेयर्ड अ कप ऑफ टी हर सेल्फ, राधिका ने चाय का कप तैयार किया खुद से। मतलब देखो सेम वही चीज़ है, जो हर सेल्फ यहाँ था वही हर सेल्फ यहाँ है, बट यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के फॉर्मेट में यूज हुआ है, यहाँ पे ये यूज हो रहा है एम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में। लिखने में दिखने में सेम है, बट उसका मैनर चेंज हो गया है। यानी जब जोर दे रहा है तो वो एम्फेटिक प्रोनाउन है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, लास्ट में एम्फेटिक प्रोनाउन लिखा जाएगा। या ये इसको वर्ब से पहले भी लिख सकते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन को हम। इसका वो क्या है मीनिंग? इसका मीनिंग है जोर देना। ऐसे अगला है राधिका हर सेल्फ प्रिपेयर्ड अ कप ऑफ टी, मतलब राधिका ने खुद से प्रिपेयर किया है एक कप ऑफ टी। या तो सेंटेंस के लास्ट में लिखो एम्फेटिक प्रोनाउन, या फिर वर्ब से पहले लिख दो, वर्ब के बाद नहीं लिखोगे कभी भी। ठीक है, चलो, यानी यहाँ पर भी जो हर सेल्फ है वो किस तरीके से यूज हुआ है? एम्फेटिक प्रोनाउन के फॉर्मेट में यूज हुआ है। अगला देखो, अगला आता है बच्चे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। कौन सा? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेट मतलब क्या होता है? पूछताछ करना। इसका काम होता है रिप्लेसेस अ पर्सन। ये प्रोनाउन पर्सन को रिप्लेस करता है। दो इम्पॉर्टेंट है, हु और होम। जो हु होता है वो सब्जेक्टिव केस में आता है, जो होम होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में आता है। मतलब अगर हमें सब्जेक्टिव केस की ज़रूरत है हम हु लगा देंगे, अगर हमें ऑब्जेक्टिव केस की ज़रूरत है हम होम लगा देंगे। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ये पर्सन को रिप्लेस करता है। एग्जाम्पल सुनो, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, सी इज़ टॉकिंग टू। अब इसमें ये नहीं पता, मुझे नहीं पता इसमें क्या भरा जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। सुनो, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, सी इज़ टॉकिंग टू, वह किससे बात कर रही है? ये रहा सब्जेक्ट, ये इसकी रही वर्ब, और ये टू क्या है? ये टू है प्रेपोजिशन। अच्छा बच्चे, मैंने गला फाड़ फाड़ के बताया है, प्रेपोजिशन के बाद में कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस। इसका मतलब आपको इस टू के बाद किसकी ज़रूरत पड़ रही है? ऑब्जेक्टिव केस की। इसका मतलब यही ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे आएगा। फिर ऑब्जेक्ट कौन होता है? होम। इसीलिए मैंने क्या भर दिया है सेंटेंस में? इसमें भरा गया है फिर होम, यानी होम सी इज़ टॉकिंग टू। क्लियर हुआ? अगला अगर तुम देखोगे तो लिखा है विल यू टेल मी, क्या तुम मुझे बताओगे? ये नहीं पता हमें। कैंसिल्ड द प्लान, ये प्लान कैंसिल किसने किया है? तो भाई कैंसिल्ड क्या है? सर वर्ब है। वर्ब से पहले कौन सा केस आता है? सब्जेक्टिव केस आता है। सब्जेक्ट कौन होता है? हु या होम? आप कहोगे सर सब्जेक्ट तो हु होता है, इसलिए मैंने क्या भर दिया इसमें? हु भर दिया। देखो वही लॉजिक काम आ रहा है अपना। एक प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वाला। ठीक है, तीसरा कोई चीज़ नहीं बताई है। एक आता है विच। विच का यूज़ कब कब करते हैं? किसी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी एनिमल के लिए, या फिर किसी को पॉइंट आउट करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, किसी को पॉइंट आउट, इशारा करने के लिए, किसी पर्सन की तरफ, किसी ऑब्जेक्ट की तरफ, किसी एनिमल की तरफ, किसी की फीलिंग्स की तरफ। ठीक है, जब आपको पॉइंट आउट करना हो, कई सारे लोग खड़े हैं उनमें से किसी को पॉइंट आउट करना है, आप क्या बोलोगे? विच का यूज करोगे वहाँ पे। या किसी ऑब्जेक्ट का, किसी एनिमल का जब बात करनी हो तब आप विच का यूज़ करेंगे। अब इन सारे प्रोनाउन का बाप 3 स्टार रिलेटिव प्रोनाउन, इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगल डाला। भाई इतना इंपॉर्टेंट है ये एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड के लिए, दैट आई इवन कांट टेल यू। देखो अगला है अ वर्ड विच रिलेट्स द नाउन और प्रोनाउन विच इज यूज्ड बिफोर इट, यानी कि एक ऐसा शब्द जो रिलेट कर दे किसको? इसके पहले आने वाले नाउन या फिर प्रोनाउन को अपने आगे आने वाले शब्द से क्या कर दे? रिलेट कर दे। इसको क्या बोलते हैं?
रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, रिलेट करने वाले को रिलेटिव प्रोनाउन बोल दिया। देखो कैसे, थोड़ा ऊपर बढ़ा दूँ मैं इसको, देखो आई नो राहुल, मैं राहुल को जानता हूँ। हु केम लेट, अब इस समय इस हु की मीनिंग क्या निकल रही है, जो लेट आया। मतलब इस हु ने क्या किया, इस राहुल को रिलेट कर दिया अपने बाद वाली लिखी हुई बात से। मतलब आई नो राहुल, मैं राहुल को जानता हूँ। हु केम लेट, जो लेट आया। तो कौन लेट आया, सर आप कहोगे सर ये राहुल लेट आया है। मतलब इस हु ने इस राहुल को रिलेट कर दिया इस बाद वाली बात से। और ये जो बाद वाली बात है ना, जब हु से या फिर रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होती है जो ये बात, ये पूरा क्लॉज, इसको बोलते हैं रिलेटिव क्लॉज। ठीक है। और इस पर्टिकुलर वर्ड को जो रिलेट करने का काम कर रहा है, या तो रिलेटिव कंजंक्शन बोलते हैं या फिर रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, दोनों सेम है। ठीक है। अब कब हु आएगा कब हुम आएगा, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जामिनर। तो देखो इन दोनों का काम क्या है, पर्सन को रिलेट करना। हु भी अपने पहले पर्सन को रिलेट करेगा, हुम भी अपने पहले आए हुए पर्सन को रिलेट करेगा। लेकिन अगर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है तब तो हु लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वर्ब से पहले कौन आता है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कौन होता है, हु। अभी बताया मैंने कि हु जो होता है वो एज अ सब्जेक्ट काम करता है, और होम जो होता है वो एज अ ऑब्जेक्ट काम करता है। ठीक है। तो कब हु लगाओगे, जब रिलेटिव प्रोनाउन भरना हो, यहाँ पे कुछ भरना है तुम्हें। ठीक है। तो इसके बाद देखेंगे क्या लिखा है, इसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आ गई तो समझ जाना वर्ब से पहले सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट कौन होता है, सर हु होता है। लेकिन अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ना होकर के एक डिफरेंट सब्जेक्ट देखने को मिल जाए, एक डिफरेंट सब्जेक्ट, तब फिर तुम्हें हुम लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, हुम लगाना पड़ेगा। अच्छा, और एक चीज़ सुन लो ध्यान से, जनरल केस में क्या होता है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए या एन आता ही आता है। जैसे लिखा है बॉय, तो बॉय सही नहीं है, इसके पहले तुम्हें आर्टिकल ए लगाना पड़ेगा, अब बॉय। ठीक है। लेकिन स्पेसिफिक केस में जब आप रिलेट कर रहे हो इसी पर्सन को, तो ये पर्सन स्पेशल हो गया कि नहीं हो गया। यानी यहाँ पर अगर जो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखा होगा उसके पहले फिर स्पेशल बनाने के लिए कंपलसरी आर्टिकल दा लगाएंगे हम लोग। आर्टिकल दा का काम होता है स्पेसिफाइड करना। ठीक है। अब अगर ये रिलेट कर रहा है ये तो स्पेशल हो गया ना, फिर इसीलिए आर्टिकल दा लगाएंगे हम लोग। ये कुछ बातें थी जो आपको याद रखनी चाहिए। कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे तो बातें और अच्छे से क्लियर होंगी। देखो अब देखो, यानी अल्टीमेटली हमारा रूल क्या बन गया, सबसे पहले दा आएगा, दा के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा। अगर ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो फिर दा नहीं लगाएंगे। उसके बाद रिलेटिंग वर्ड आएगा या रिलेटिंग प्रोनाउन आएगा, हु या हुम। ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है ही विश्ड अ लेडी हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द टीम। अब इसमें देखो रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, हु सही है गलत है पहचान करो। आगे लिखा है बिकेम, बिकेम क्या है, एक वर्ब है। वर्ब अगर दिख जाए तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट कौन होता है, हु, एकदम करेक्ट है। हु ने रिलेट किया है इस आने वाली लेडी को, ये जो लेडी है वही बनी है प्रेसिडेंट ऑफ द टीम। ठीक है। ये लेडी कैसी है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। जैसे ही इस हु ने इसको रिलेट किया तो ये लेडी बन गई स्पेशल। स्पेशल बनने के लिए इसके पहले आर्टिकल ए नहीं आर्टिकल दा आएगा। बोलो क्लियर हुई बात, बहुत बढ़िया। अगला देखो, रानी थैंक्ड हिम, रानी ने उसको धन्यवाद बोला। यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन भरना है तुम्हें कुछ। हेल्प्ड इन देयर मैटर, हेल्प क्या है सर, एक वर्ब है। वर्ब से पहले क्या चाहिए तुम्हें, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है, हु। क्लियर हो गया ये। ऐसे अगला है राखी न्यू द बॉयज़ डॉट डॉट आई थिंक हैव टीच्ड हर। अब सुनो, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो नीचे मैंने लिख रखे हैं। देखो आई फील, दे फील, आई नो, वी फाइंड, आई थिंक, इनका कोई भी लेना देना नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता इन वर्ड्स का। ये वर्ड्स तुम्हें सिर्फ और सिर्फ फंसाने के लिए दिए जाते हैं। तो जब भी ऐसे वर्ड लिखे हो तुम्हें इनको नहीं देखना है, इनको काट देना है तुरंत। इनका कोई मतलब नहीं है, तुम्हें सिर्फ ये देखना है इनके बाद में क्या लिखा है। अगर इनके बाद में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है तो वर्ब से पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट। तुम तुरंत उसके पहले क्या लगा देंगे, हु। और हु से पहले आया होगा पर्सन जिसको रिलेट कर देगा आगे लिखी हुई बात से। अगर यहीं पर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब ना हो डिफरेंट सब्जेक्ट, क्या हो, डिफरेंट सब्जेक्ट, तो फिर हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, हम लगा देंगे होम। बोलो क्लियर हुआ। कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो बातें और क्लियर हो जाएंगी अच्छे से। अब देखो ऊपर वाला एग्जांपल, वैसे तो लिखा है राखी न्यू द बॉयज़, राखी उन लड़कों को जानती है, डॉट डॉट आई थिंक, आई थिंक देखती काट दो इसको, इसका कोई मतलब नहीं है। आई थिंक, आई फाउंड, वी फाइंड, वी थिंक। ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, आगे लगी है हेल्पिंग वर्ब। वर्ब से पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है, हु। इस हु ने रिलेट कर दिया बॉयज़ को, इसके पहले देखो आर्टिकल दा लगा दिया, एकदम करेक्ट अपना सेंटेंस हो गया। क्लियर है। अगला है द PM कॉन्ग्रेचुलेटेड द स्टूडेंट्स डॉट डॉट वी फाउंड, वी फाउंड देखते ही काट दो, इसका कोई मतलब नहीं है। ये लगी है वर्ब, वर्ब से पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बन गया हु, हु से पहले एक नाउन है, नाउन के लिए आर्टिकल दा लगा दिया, बहुत बढ़िया। अगर ये सिंगुलर है तब भी दा आएगा, और प्लूरल है तो वैसे ही दा आएगा। भाई प्लूरल से पहले तो ए एन आता ही नहीं है, सिंगुलर जब नाउन आएगा तब वो कन्फ्यूज करेगा तुम्हें ए लगा करके, तो वहाँ हटा के दा कर देना उसको। ठीक है।
अगला है यू मे कॉल हिना डॉट डॉट एवरीवन ट्रस्ट अ लॉट। अब सुनो, इसमें यहाँ तुम्हें रिलेटिव प्रोनाउन भरना था। यू मे कॉल हिना, हिना को रिलेट करना है तुम्हें। आगे एक डिफरेंट सब्जेक्ट लिखा है, आगे वर्ब तो है नहीं, एवरीवन क्या है, एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। इसका मतलब फिर आर्टिकल तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा, प्रोनाउन क्या लगाना पड़ेगा, होम। इसीलिए इसमें क्या लगाया गया, होम लगाया गया इस बार। तो ये रूल क्लियर हो गया सबको, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, स्टार मार लेना इस पर बेस्ट क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्या है, अगला है रजत स्कॉल्डेड द गर्ल आई न्यू। आई न्यू को हटा दो तुरंत, आगे लिखिए वर्ब, वर्ब की वजह से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चाहिए हु। अगला है सीमा नोज दैम आई ऑल्सो नो वेल। इसमें आई फील, आई न्यू, वी फाइंड ऐसा कुछ तो नहीं है ना। ये आई क्या है, वर्ब तो है नहीं, ये तो डिफरेंट सब्जेक्ट है, यानी इस दैम को आपको डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेट करना है, तो हमें चाहिए फिर होम। सही है। अगले में देखो कीर्ति अटेंड्स द गेस्ट डॉट डॉट दे नो हर फादर सेंट। तो दे नो को हटा दो तुरंत, ये तो उसी में आ गया। आई फील, आई नो, दे फील, दे नो, वी फील, इन सबको हटा दो, इनका कोई मतलब नहीं है। तो असलियत में क्या लिखा है, हर फादर लिखा है। हर फादर एक डिफरेंट सब्जेक्ट हो गया, दूसरा सब्जेक्ट है ना, ये वर्ब तो है नहीं, वर्ब नहीं है तो फिर क्या लगा दो, तुरंत होम लगा दो। बहुत बढ़िया, अब समझ में आ रहा है। चलो अगला देखो, कॉल हिम यू थिंक, यू थिंक को हटा दो तुरंत। अब आगे क्या लिखा है, यू, यू तो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, डिफरेंट सब्जेक्ट है तो क्या लगा दिया हमने, हु लगा दिया। अगला है कॉल डॉट डॉट यू थिंक, यू थिंक को तुरंत हटा दो, यू थिंक को हटा दो तो ये क्या बचेगी, एज, एज एक वर्ब है, वर्ब के लिए क्या लगाते हैं हम, हु, यानी यहाँ क्या आएगा, हु। लेकिन अब मेरी बात सुनो ध्यान से, यहाँ पे अगर तुम ऊपर वाले सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे, किसी भी सेंटेंस को पढ़ लो, इसमें ही विश्ड, उसने विश किया किसको, इस लेडी को, ये वर्ब है अगर, तो इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट दिया है। रानी थैंक्ड, किसको थैंक्ड किया है, इस हिम को, ये वर्ब है तो ये ऑब्जेक्ट है। द पीएम कॉन्ग्रेचुलेटेड द स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रेचुलेट अगर वर्ब है तो स्टूडेंट क्या हो गए, इसके ऑब्जेक्ट हो गए, यानी किसको कॉन्ग्रेचुलेट किया है, स्टूडेंट्स को। यानी इस सब में आपको पर्सन दिया गया है, वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट दिया गया है, सारे सेंटेंसेस में देख लो आप। इसमें भी देखो, रजत स्कॉल्ड, किसको स्कॉल्डेड किया है, इस गर्ल को। नोज, किसको जानता है, देम को। अटेंड, क्या अटेंड किया है, द गेस्ट को। कॉल, बुलाया है, किसको बुलाया है, हिम को। लेकिन इस वाले सेंटेंस में कॉल, अब किसको बुलाया है, लिखा है क्या, नहीं लिखा है, इसमें ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, बोलो हाँ है ना, नहीं है ना। अगले सेंटेंस में भल्लाल किल्ड, भल्लाल ने मारा, अब किसको मारा, नहीं पता, नहीं दिया गया है। रौनक ट्रस्ट, रौनक अगले सेंटेंस में क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है रौनक ट्रस्ट, लेकिन किस पे ट्रस्ट करता है वो तो दिया ही नहीं है, सीधा रिलेटिव प्रोनाउन पूछ लिया। तो ऐसे केस में क्या करते हैं वो देखो, रूल नीचे लिखा है, पहले रूल पढ़ लो आप एक बार। देखो डेफिनेट में क्या होता है, हु या हुम से पहले नाउन या प्रोनाउन आता है, लेकिन इनडेफिनेट केस कौन सा होता है, जिसमें रिलेटेड वर्ड या फिर पर्सन नॉट गिवन। अभी ऊपर सेंटेंस 4-5 पढ़े हमने, जिसमें रिलेटेड वर्ड या फिर पर्सन दिया ही नहीं गया है। ऐसे केस में क्या करते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन के साथ में एवर को सफिक्स कर देते हैं। जैसे हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके साथ में एवर लगा देंगे तो बन जाएगा हु एवर। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन हुम, हुम के साथ में एवर को सफिक्स कर देंगे तो बन जाएगा हुम एवर। क्लियर है, रूल बाकी सारे वही हैं पुराने वाले अपने। देखो एक सेकंड होल्ड करना, चलो यहाँ से देखते हैं हम लोग। लिखा है कॉल, तो कॉल के बाद किसको कॉल करना है, रिलेटेड पर्सन, नहीं दिया गया ना, तो हम आगे बढ़ते हैं। यू थिंक को काट दो, यू थिंक को काट दिया। अब क्या बची है वर्ब, वर्ब के लिए क्या लगाते हैं हम, वर्ब के लिए हु लगाते हैं, देखो हु लगा दिया। लेकिन यहाँ पे चूंकि वो पर्सन नहीं दिया गया है जिसको रिलेट कर रहे हैं, इसीलिए हमने क्या लगा दिया इसमें, एवर, तो बन गया हु एवर। अब समझ आई बात, बहुत बढ़िया। अगला है भल्लाल किल्ड, किसको मारा नहीं पता है, आगे बढ़े तो वर्ब मिली, वर्ब के लिए क्या लगाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव केस में हु लगा दिया हु, लेकिन हमें नहीं पता था कि रिलेटेड पर्सन कौन है, इसीलिए क्या लगा दिया इसमें, एवर, तो बन गया हु एवर। सेम थिंग हियर, रौनक ट्रस्ट, किसको ट्रस्ट करता है नहीं पता है, मतलब एवर लगेगा, लेकिन हु में या हुम में तो वो डिपेंड करता है आगे। आगे आया है डिफरेंट सब्जेक्ट, मतलब वर्ब तो है नहीं, डिफरेंट सब्जेक्ट होते ही क्या लगा दिया हमने, हुम और एवर। एवर क्यों, क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया था कि किसको रिलेट कर रहे हैं। बोलो बात क्लियर हुई, थोड़ा दिमाग खोल के बैठो तभी क्लियर होगी। रिपीट करो वीडियो को अगर नहीं आ रहा समझ में तो। कुछ एग्जांपल्स और हैं यहाँ पे, देखो उनको। राजीव वांटेड, राजीव चाहता है क्या, द स्टूडेंट्स, यानी इसमें तो दिया है रिलेटेड पर्सन, मतलब इसमें एवर नहीं आएगा। आगे देखो यहाँ पे लिखा है स्कोर्ड, मतलब ये वर्ब है, वर्ब के लिए क्या लगा देंगे हम, सब्जेक्ट हु। अगला है सी स्कॉल्डेड, उसने डांटा, ले किसको डांटा नहीं पता, मतलब एवर आएगा। आगे देखा आई थिंक, हटा दो इसको तुरंत। अब बची है वर्ब, वर्ब के लिए हु आता है और एवर भी आएगा, मतलब बन गया हु एवर। अगला है शिखा डिमांडेड द प्लेयर, प्लेयर की डिमांड की है, मतलब एवर तो नहीं आएगा क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट और रिलेटेड पर्सन दिया है। अब हुम आएगा क्या, हुम कुड प्ले वेल, यार कुड तो एक वर्ब है, वर्ब के पहले तो सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट कौन होता है हु, इसका मतलब यहाँ हु आएगा। शिखा सॉ द कार, शिखा ने देखा, देखो रिलेटेड पर्सन या फिर वर्ड दिया गया है। वॉज वेरी गुड, वॉज अपने आप में क्या है,
वर्ब है, वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट कौन है, हु, एकदम सही। लेकिन भाई हु तो रिलेट करता है पर्सन को, हु और हुम किसको रिलेट करते हैं, पर्सन को, बताया था। एनिमल को, किसी निर्जीव वस्तु को, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को कौन रिलेट करता है, विच करता है। इसीलिए इसमें क्या आएगा, विच, क्योंकि रिलेट किसको कर रहे हैं हम कार को रिलेट कर रहे हैं। जबकि बाकी सारे क्वेश्चंस में हम इंसानों की बात कर रहे थे, स्टूडेंट्स, प्लेयर, इंसानों की बात कर रहे थे। जबकि इस सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं कार, इस कार को रिलेट करना है, तो निर्जीव वस्तुओं को रिलेट करने के लिए हम प्रयोग करते हैं विच का। वियर द शर्ट, शर्ट को रिलेट करना है, शर्ट निर्जीव है इसलिए क्या लगा दिया, विच। दिस इज़ द बैग, बैग को रिलेट करना है, क्या लगा दिया, विच। हु नहीं आएगा, हुम नहीं आएगा। आई सॉ होटल हुज रूम्स आर कंजेस्टेड। एक बात बताओ, हुज का मतलब क्या होता है, पोजेशन दिखाना, लेकिन हुज पोजेशन दिखाता है लिविंग नाउन का, ठीक है। हुज, हुज किसका पोजेशन दिखाता है, लिविंग चीज़ों का। यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं हम होटल के कमरों को जो कि लिविंग नहीं है, तो इसको कैसे लिखेंगे, रूम्स आगे कर दिया, बीच में ऑफ लगा दिया, इसको पीछे कर दिया। याद करो नाउन चैप्टर बताया था मैंने, ये वाला आगे आ जाएगा, बीच में ऑफ आ जाएगा, ये वाला पीछे आ जाएगा। बोलो, रिलेट करना बताया था, वही चीज़ सेम है यहाँ पर। हुज रूम नहीं आएगा, रूम ऑफ विच आएगा। वैसे यहाँ पे सीमा न्यू देम, उन्हें जानती है सीमा। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, लिविंग चीज़ों की। देम मतलब लिविंग लोग हैं, लिविंग लोगों के लिए विच नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, हुज आएगा। हुज बुक्स, पोजेशन दिखाना ना हमें, पोजेशन। हुज बुक्स वर स्टोलन, जिसकी किताबें चोरी हो गई। चलो कुछ रूल्स हैं, इनको भी देख लो फटाफट। रूल 1, रूल 2, हु या होम। हु सब्जेक्टिव केस के लिए, होम ऑब्जेक्टिव केस के लिए। रिलेट करता है अपने से आने वाले पर्सन को। जबकि हु और होम के साथ एवर कब जुड़ता है, जब इसके पहले कोई एंटीसीडेंट ना दिया हो, मतलब कोई पर्सन इसके पहले ना लिखा हो, तब हु और होम के साथ में हम क्या जोड़ देते हैं, हम जोड़ देते हैं एवर। बोलो अब बात क्लियर हुई, हाँ जी, समझ आ रहा है। और क्या है रूल, और ये है विच कब आता है, जब रिलेट करना हो किसी ऑब्जेक्ट को, जब रिलेट करना हो किसी जानवर को, तब लगाएंगे हम विच। पोजेशन वाला क्या सीन है, अगर पोजेशन लिविंग नाउन का है, लिविंग चीज़ों का पोजेशन है, तो हुज प्लस पोजेशन, हुज प्लस पोजेशन। लेकिन जब पोजेशन नॉन लिविंग चीज़ों का है, जानवरों का है, तो पहले पोजेशन लिखेंगे, पीछे लगा देंगे विच, और बीच में क्या लगा देंगे, ऑफ, पोजेशन ऑफ विच। कुछ एग्जांपल्स करेंगे इसके, तब समझ में और अच्छे से आ जाएगा। देखो क्वेश्चन है, शेखर हैड अ कार, शेखर के पास एक कार है, कार देखो नॉन लिविंग है। हुज, देखो नॉन लिविंग के लिए हुज आता है क्या, नॉन लिविंग के लिए क्या लगाते हैं, पोजेशन ऑफ विच। तो पोजेशन किस चीज़ का है, इस माइलेज का, तो क्या करेंगे हम, माइलेज ऑफ विच, इस हुज को हटा देंगे, माइलेज को भी हटा देंगे। वॉज वेरी बैड, वेरी गुड। समीर मेट अ बॉय, अब देखो लड़का सजीव है, लिविंग में क्या करते हैं हम, हुज लगा के पोजेशन करते हैं, जबकि इन्होंने क्या किया है, द फैमिली ऑफ विच, इसको हटा दो। सही क्या होगा, हुज फैमिली लिव्ड इन पुणे, जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के ये, ठीक है। बोलो बात समझ में आई, हाँ या ना। चलो अगला पेज देखते हैं। प्रोनाउन चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, इसके कुछ समरी देखेंगे इस चैप्टर की, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि अब स्टार मार्क के चलना है यहाँ पे। दैट, हम दैट कब भरते हैं, जब हमें एंटीसीडेंट में, मतलब यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन फिल करना है, तुमको यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन भरने के लिए पूछा गया, तो उसके पहले अगर हमें सुपरलेटिव डिग्री दिख जाए, क्या दिख जाए, सुपरलेटिव डिग्री, जिसके लास्ट में IEST लगा हो, EST लगा हो, जिसके पहले मोस्ट लीस्ट लगा हो, जैसे होता ना गुड बेटर बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री दिखते ही तुमको क्या भरना है, दैट भरना है। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। सुपरलेटिव डिग्री दिखते ही दैट लगा दो। श्रेया इज़ द टॉलेस्ट, देखो द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, इसके लास्ट में EST लगा है, EST लगाया अगर तो वो सुपरलेटिव डिग्री है, तो द टॉलेस्ट, EST देखते ही क्या भर देना है, यहाँ कुछ भी हो उसको हटा के तुरंत दैट लगाना है। फिर तुम्हें ये नहीं देखना है कि ये गर्ल है, लड़की है, लड़की के लिए पर्सन है, पर्सन के लिए हम हु या हुम लगाएंगे, नहीं, फिर सोचना ही नहीं तुम्हें। अगर द प्लस सुपरलेटिव डिग्री है, डोंट थिंक, जस्ट पुट दैट। अगला क्या है रूल, अगला रूल ये है कि अगर दो एंटीसीडेंट हैं, एंड से जुड़े हैं, डिफरेंट कैटेगरी के हैं, मान लो एक तो इंसान है, एक बकरी है, एक तो इंसान है, एक किताब है, तो तुम किताब के लिए विच लगाओगे या इंसान के लिए हु लगाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे ना। ऐसे केस में तुम्हें किसी की नहीं सुननी, सिर्फ दैट लगा दो, काम खत्म। जैसे आई हैड सीन द बॉय, मैंने लड़के को देखा, एंड हिज डॉग, अब देखो एक एनिमल आ गया, एक पर्सन आ गया, तो इस पर्सन के लिए तुम हु या हुम लगाओगे या एनिमल के लिए विच लगाओगे, हम सर दोनों नहीं लगाएंगे, हम दैट लगा देंगे, दोनों की संतुष्टि हो जाएगी, बात खत्म। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्या है, अगला है अगर क्वेश्चन वर्ड दिख जाए स्टार्टिंग में, क्या दिख जाए, क्वेश्चन वर्ड, तो ना तो हु आएगा, ना हुम आएगा, ना विच आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा बच्चे, दैट आएगा। जैसे हु स्टार्टिंग में ही दिख गया क्वेश्चन वर्ड, मतलब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है ये, हु इज़ द बॉय हु केम लेट, सर हु दिखते ही हम दैट लगाएंगे, हुम नहीं लगाएंगे। विच स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड आया है, मतलब आगे दैट आएगा, इसको हटा दो, क्या लगा दो, दैट।
मज़ा आ रहा है? अब समझ में आ रही चीज़ें? तो कमेंट कर दो भाई फटाफट, अभी कर दो, वीडियो के बीच में ही कर दो कि सर अल्फ़ा बैच। इसको देखो, स्पेशल वर्ड, अगर दैट के पहले, सॉरी, अगर यहाँ पे तुम्हें रिलेटिव प्रोनाउन भरना है तो उसके पहले कुछ स्पेशल वर्ड्स आते हैं, उनको ध्यान में रखना। अगर वो वर्ड्स देखने को मिल जाएं तो आप फिर दैट ही लगाओगे 100%, नो डाउट। कौन कौन सी वर्ड हैं? द ओनली, द फ्यू, द लास्ट, द सेकेंड, द थर्ड, ऑल, द लिटल, द फर्स्ट, द नेक्स्ट, एवरी, सम, एनी, नो, थिंग, वन, बड़ी। इनमें से कोई भी शब्द अगर यहाँ पे आ जाए तो फिर दैट ही आएगा। इनको बार बार पढ़ो, अच्छे से याद हो जाएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने पहले ही कहा था, ये बाप है प्रोनाउन का, रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे ऑल, तो ऑल आते ही क्या भरना है? देखो, ऑल आते ही क्या भरना है तुम्हें? सर दैट लगाना है, तो लगा दो दैट तुरंत। दिस इज़ द ओनली, द ओनली दिखती क्या लगा दो? दैट। सोचना ही नहीं फिर तुम्हें कि शर्ट है कि इंसान है, सोचना ही नहीं है। रमन वेलकम एवरी वन, ये देखा वन वाले शब्द, तुरंत क्या लगा दो? दैट लगा दो। अगला देखो, देखो, राधा सॉ अ स्नेक, राधा ने एक सांप देखा। हु वॉज रीडिंग अ नोवेल, जो ये नोवेल पढ़ रहा था। देखो, हु क्या करता है? रीड करता है अपने से आने वाले पहले शब्द को, सांप को, यानी ये जो सांप है ये नोवेल पढ़ रहा है। क्या संभव है ऐसा? नहीं। संभव क्या हो सकता है भाई? सेंटेंस को हमें, वैसे तुम्हारे एग्जाम की चीज़ें नहीं है ये, लेकिन फिर भी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए मैं बता रहा हूँ। असल में ये जो राधा है ये पढ़ रही थी नोवेल जब इसने सांप को देखा। तो सही कैसे करोगे इस सेंटेंस को? सर राधा हु वाज रीडिंग अ नोवेल, मतलब ये रिलेटिव क्लॉज किसके लिए आया है? इस राधा के लिए आया है। सॉ अ स्नेक, बहुत सही। कीर्ति नोज करन्स एड्रेस, हु इज हर क्लासमेट। सही कैसे करोगे? कीर्ति नोज द एड्रेस ऑफ करण, हु, अब करण के लिए हु आया है, इज हर क्लासमेट। अगला है संजीव विच वाज वेरी एक्सपेंसिव। अच्छा, संजीव महंगा है। संजीव क्या कोई चीज़ है बिकने वाली जो महंगी होगी? नहीं। तो रिलेटिव क्लॉज ये फिर जो है ये संजीव के लिए नहीं आया है, किसके लिए आया है? गिफ्ट के लिए। मतलब इसको गिफ्ट के बाद में लिखना है तुम्हें। तो क्या होगा? संजीव गिफ्टेड मी अ वॉच विच वॉज वेरी एक्सपेंसिव, यानी ये जो घड़ी है यही बहुत एक्सपेंसिव है। बोलो क्लियर हुआ? ये आपके मतलब की चीज़ें नहीं है वैसे, इन पर इतना दिमाग भी मत लगाना, फिर भी लिखा है तो मैंने बता दिया है। अब कुछ शब्द हैं जैसे इट्स, अगर इट्स में ऊपर अपॉस्ट्रोफी एस लगा है मतलब ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होती है किसकी? इट इज की, इट वॉच की और इट हैज की भी होती है। अगर इट्स माई कार लिखा है दैट मीन्स इट इज माई कार, इट वॉज माई कार, इट हैज़ माई कार। ठीक है। इट्स, इट्स होता है पजेशन के लिए, पजेसिव एडजेक्टिव होता है। इसका मीनिंग निकलता है इसका या उसका। दे आर, अगर ऐसा लगा है इसका मतलब ये भी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, दे आर या देवर की। देयर मतलब होता है वहाँ या किसी का होना। देयर, समझ रहे? इनको आप खुद से एक बार पढ़ लेना, बहुत टफ चीज़ें नहीं है। ये भी मैं बता चुका हूँ कि कंपैरिजन हमेशा सिमिलर कैटेगरी में होता है। सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस से, ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस से। ठीक है, ये सब मैं बता चुका हूँ तुम्हें पहले ही। और ये भी बताया कि नाउन से पहले हमेशा पजेसिव केस आता है। तो आई लाइक हिम सिंगिंग नहीं होगा, आई लाइक हेज सिंगिंग होगा। हेज पजेसिव केस का एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, तुम्हारे नोट्स में दी गई हैं। नोट्स को टेलीग्राम पे डाल दिया है, वहाँ से फटाफट से पढ़ लो। कुछ ऐसे शब्द हैं ये जिनके पहले कभी भी पजेसिव एडजेक्टिव नहीं आता है। कौन कौन? सेपरेशन, लीव, फेवर, इनके पहले कभी भी पजेसिव एडजेक्टिव नहीं आएगा। योर सेपरेशन, योर लीव, योर फेवर, ना, कभी नहीं। ठीक, कैसे करोगे? अ फेवर फ्रॉम यू। हेज मेंशन का मतलब होता है जिसका जिक्र उसने किया, किसी टॉपिक का, किसी पर्सन का, किसी थिंग का। और मेंशन ऑफ हिम का मतलब है उसका जिक्र। ये थोड़ी सी बात आपको समझ में आएगी और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है आपके लिए, इसलिए मैं भी जल्दी जल्दी निकाल रहा हूँ। ठीक है, मैं वही पढ़ा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। ये वाला इंपॉर्टेंट है रूल। देखो, अगर इट के बाद में इज़ या वॉज है फिर एडजेक्टिव है तो आगे चल के 2+V1 आएगी। जैसे इट इज़ एडजेक्टिव हो गया, ये 2+V1 आ गई। इट इज एडजेक्टिव हो गया, 2+V1 आ गई। इट इज एडजेक्टिव हो गया, 2+V1 आ गई। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्या है? ये भी हटाओ, ये भी तुम्हारे मतलब का नहीं है। और देखो, गुड एक्ट बैड एक्ट वाला ये मैं एग्जाम्पल्स अभी करवाऊँगा आपको, थोड़ी देर रुक जाओ। अगला क्या है? देखो, दिस और दीज हमेशा प्रेजेंट टेंस के लिए यूज होते हैं। दैट या दोज हमेशा पास्ट टेंस के लिए यूज होते हैं। सामने नहीं है पर था, दूर समय के लिए। ठीक है, जैसे मैनी पीपल विजिट कश्मीर, बहुत से लोग कश्मीर में विजिट करते हैं। ये लगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब ये प्रेजेंट की बात है। तो आगे चलकर या तो दिस आएगा या दैट आएगा, दिस आएगा या फिर दीज आएगा। इसमें लगा है दीज और दोज। दोज तो किसी हाल में नहीं आ सकता क्योंकि बात हो रही प्रेजेंट की। प्रेजेंट टेंस के लिए क्या आता है? दीज आता है, तो हमने दीज पे टिक मार दिया। ठीक है, अगला है आई थिंक आई कैन हेल्प यू। कैन आता है प्रेजेंट टेंस में, कुड आता है पास्ट में, तो ये तो प्रेजेंट की बात है। तो प्रेजेंट में दैट सर कभी नहीं आता है, क्या आता है? दिस आता है। इसमें श्रेया सैड, सैड मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट है। पास्ट है तो आगे चलकर दैट या दोज आया होगा। देखो, तो दैट लगा दिया हमने, दिस को कट कर दिया। बोलो क्लियर है? यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है तो याद रखना ये चीज़।
अगला है डिफरेंस बिटवीन ये वाला इट और दिस। तो इट एक प्रोनाउन है, जबकि दिस जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी है और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी है, जबकि इट सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन है, एडजेक्टिव नहीं है। इट एक डमी सब्जेक्ट है, रियल सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है। दिस का काम होता है पॉइंट आउट करना या फिर इंट्रोडक्शन करवाना, ठीक है। जब भी हु, होम, दैट, विच रिलेटिव प्रोनाउन आया होगा तो कभी भी उसकी सेंटेंस की स्टार्टिंग में दिस नहीं आएगा, क्या आएगा फिर इट आएगा। क्या आएगा? इट आएगा, इट। याद रखना हमेशा ये चीज़। जैसे इट इज़ दे हु आर लेट, इस हु ने क्या किया, इस दे को रिलेट किया है और दे की वजह से आगे चलकर वर्ब आई है आर, ठीक है। क्लियर है ये बात। और इट आ गया देखो स्टार्टिंग में, दिस इज़ माई हाउस, इट इज़ आई हु कैन हेल्प यू, दिस इज़ योर होस्ट पीयूष तिवारी, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कुछ, और क्या है देखते हैं। देखो ईच अदर, वन एन अदर, इनके लास्ट में अपॉस्ट्रोफी एस लगा है प्लस नाउन है, ठीक है। अगर नाउन से पहले यूज हो रहे हैं ईच अदर या फिर वन एन अदर तो इनके लास्ट में क्या लगेगा, अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा। वी ईच, यू ईच, दे ईच, इनके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है। वैसे तो हमने क्या पढ़ा है कि सर ईच, ईदर, नीदर, इन सब के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है, लेकिन अगर वी यू दे लग गए यानी वी ईच, यू ईच, दे ईच, दैट मीन्स आगे चलकर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, ठीक है। और ये वाली कहानी मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ। टू सिस्टर, दो बहनें हैं, साउटेड एट, आपस में चिल्लाई हैं, तो दो लोगों के लिए किसका यूज़ करते हैं हम, ईच अदर का यूज़ करते हैं। दो से ज़्यादा लोग हो जाएं तो वन एन अदर का यूज़ करते हैं। अगला सेंटेंस है, थोड़ा बड़ा कर लूँ इसको मैं। अगला है ऑल द स्टूडेंट्स वर टॉकिंग टू वन एन अदर, क्योंकि सारे स्टूडेंट एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, वन एन अदर आएगा। ऑल द स्टूडेंट्स शूक हैंड्स विद, अब हाथ मिलाया है, पहले ही बता चुका हूँ मैं, हाथ एक बार में दो ही लोग मिलाएंगे तो ईच अदर आ गया। मोनी एंड सोनी हेल्प्ड, अब दो लोग हैं, एक मोनी एक सोनी, तो ये ईच अदर आएगा, दो लोगों के लिए ईच अदर। मोनू एंड सोनू, दो लोग हैं, ईच अदर आ गया। वी ईच आते ही क्या समझ आना, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। और वी है ईच, यू ईच, दे ईच, ये सब प्लूरल होते हैं ना, प्लूरल है मतलब दो से ज़्यादा है तो वन एन अदर आ गया। बोलो मज़ा आया। एक लास्ट पेज है इसका, देखो। दे रिस्पेक्ट वॉट ईच अदर फील फॉर ईच अदर। अब सुनो ध्यान से, बड़े ध्यान से सुनना तुम। दे रिस्पेक्ट, दे मतलब कई सारे लोग हैं, जबकि ईच अदर आता है किसके लिए, ईच मतलब प्रत्येक, एक ईच अदर आता है दो लोगों के लिए, जबकि दे मतलब कई सारे लोग हैं, तो ईच अदर नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, दे ईच आएगा। अभी सिखाया दे ईच, वी ईच, यू ईच, ऐसे करके हुए। वर्ब है, वर्ब से पहले क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा, इसलिए फॉर ईच अदर, वन अदर, यहाँ दोनों सही हैं। अगला है दे रिस्पेक्ट वॉट फील्स फॉर ईच अदर, फील्स फॉर द अदर। अच्छा देखो फील्स क्या है, एक सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब से पहले क्या लगाएंगे हम लोग, ईच लगा देंगे। क्या लगाएंगे, ईच। सेंटेंस का मीनिंग समझो। दे रिस्पेक्ट, वे इज्जत करते हैं, वॉट ईच फील्स, प्रत्येक व्यक्ति फील करता है, फॉर दी अदर, दूसरे वाले के लिए, ठीक है। ईच और अदर को ब्रेक करके हमने यूज कर लिया, जबकि ईच अदर का साथ में यूज गलत था इसमें, ठीक है। ये सेंस वाले क्वेश्चन हैं, ये आपके एयरफोर्स के लेवल के क्वेश्चंस नहीं हैं, फिर मैं बता रहा हूँ, ये कॉमन सेंस वाले बेस्ड क्वेश्चन हैं जो मिसलेनियस में पूछे जाते हैं आपसे, आपके एग्जाम में तो कभी आएंगे ही नहीं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। एंड अब ये कुछ खास है नहीं आपके लिए। ये एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, कुछ ये देखो फ्रैक्शनल प्रोनाउन है, कौन कौन से, सम, एनी, हाफ, क्वार्टर, बोथ, ऑल, अ फ्यू, मैनी, मच, मोस्ट, इनके साथ में ऑफ लगा मिल जाए आपको। उसके बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल वर्ब आएगी, अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। मतलब सम ऑफ बॉयज़, तो हम देखेंगे इस बॉयज़ को, बॉयज़ प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। अगर लिखा हो सम ऑफ वर्क, वर्क अनकाउंटेबल नाउन है तो आएगी सिंगुलर वर्ब, ठीक है। इसको याद कर लेना तुम, इस वाली टेबल को। ये चीज़ भी तुमको मैं बता चुका हूँ अभी जस्ट, कब जनरल सेंस में यूज करते हैं, कब स्पेसिफिक सेंस में यूज करते हैं, ठीक है। ये अभी बताया तुमको मैंने। एंड अब एक चीज़ बच गई तुम्हारी, सुबह जब क्लास डाली थी मैंने, शायद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो था, नहीं, जिसमें 1 2 3 231 और 123 का क्रम बताया था मैंने, वो बच्चों को समझ नहीं आया था। मैं फटाफट कवर कर लेता हूँ एक बार, उसके बाद आपका प्रोनाउन कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला है शायद, यही वाला है ना, एक सेकंड रुकना भाई, एक सेकंड मैं इसको सेट कर लूँ थोड़ा सा। देखो बच्चे, देखो बच्चे, सुबह मैंने बताया था
कि जब भी अच्छी बात की जाए, जब भी किसी सेंटेंस में एक से ज़्यादा प्रोनाउन यूज हों एंड कुछ अच्छा कहा जाए, कुछ अच्छी बात की जाए, तो सबसे पहले हम जिक्र करेंगे सामने वाले का, मतलब सेकंड पर्सन का, फिर जिक्र करेंगे हम थर्ड पर्सन का, फिर अपने बारे में बात करेंगे, यानी तब सीक्वेंस रहता है 231 का। लेकिन एक सेकंड रुकना बच्चे। लेकिन जब भी बात की जाए बुरी बात की, कोई बैड बिहेवियर हो, कोई अभिशाप दिया हो, कुछ गुस्से में कहा गया हो, कुछ बुरा कहा गया हो, कुछ गलत हुआ हो, तब सबसे पहले हम अपने आप के बारे में जिक्र करेंगे कि हाँ मुझसे गलती हुई है, फिर सामने वाले को घसीटेंगे, फिर थर्ड पर्सन को लाएंगे, तो तब सीक्वेंस रहता है 123 का। ये 23 तो अपने साथ हमेशा रहेगा, 23 बस यही एक है जो घूम के कभी आगे आ जाएगा, कभी पीछे चला जाएगा। क्लियर ये बात? ठीक है, तो बस इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चंस थे। अभी कुछ एग्जांपल मैं दिखाऊंगा आपको, उसके बाद आप देख लेना। ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, फटाफट से देखते हैं। यहाँ से देखो, देखो बच्चा, लिखा है यू एंड आई आर हैप्पी टुडे। अब इस सेंटेंस में देखो बात का भाव कैसा है, तो बात तो इसमें खुश होने की है, मतलब गुड बिहेवियर है। यू एंड आई आर हैप्पी टुडे, गुड बिहेवियर। गुड में कैसा रहता है क्रम, 2 3 1 का, 231 का, 231 का। ठीक है बच्चे, तो पहले सेकंड पर्सन आएगा। इसमें देखो सेकंड पर्सन, यू क्या है, सेकंड पर्सन 2 आ गया। फिर आएगा थर्ड पर्सन, फिर आएगा फर्स्ट पर्सन। इसमें थर्ड तो है ही नहीं, कोई बात नहीं। आया है आई, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, मतलब पहले 2, 2 के बाद में 1, तो एकदम सही सेंटेंस हो गया हमारा। क्लियर हुआ ये चीज़? बोलो हाँ या ना। अगला सेंटेंस देखो, द टीचर स्कॉल्डेड, टीचर ने डांटा है। स्कॉल्ड मतलब डांटा है, मतलब ये बुरी बात है, बैड चीज़ है। इसमें सीक्वेंस कैसा रहेगा, 1 2 3 का। इसमें लिखा था हिम एंड आई। पहली बात तो ये वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा हमेशा, ठीक है। लेकिन पहले फर्स्ट पर्सन लिखो, तो फर्स्ट पर्सन कौन सा है, आई, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस बनाओ मी, सही है। एंड फिर आएगा सेकंड पर्सन, सेकंड तो है ही नहीं इसमें यू, इसमें तो थर्ड पर्सन है, तो उसके बाद थर्ड पर्सन लिख दो। हिम का तो हिम ही रहेगा भाई। एक तो गलती इसमें ये थी कि वर्ब के बाद इन्होंने सब्जेक्टिव केस यूज किया था, सरासर गलत है, आई तो यूज होगा ही नहीं कभी। दूसरी बात सीक्वेंस गलत था, पहले हम आई का यानी मी बनाएंगे, फिर हम ही का हिम बनाएंगे। ये बोलो क्लियर हुआ? तो सही सेंटेंस क्या बनेगा, मी एंड हिम बन जाएगा। ये क्लियर है? अगला है, इसको ऊपर कर लूँ एक सेकंड। अगला लिखा यहाँ पर आई यू एंड ही हैव डन द वर्क। अब सुनो, काम हो गया है, हैव डन द वर्क मतलब काम हो गया है, इसका मतलब अच्छी बात है। तो सीक्वेंस क्या रहेगा, 231 का। पहले सेकंड पर्सन, जबकि इन्होंने क्या यूज किया है, आई, आई मतलब फर्स्ट पर्सन, फिर यू मतलब सेकंड पर्सन, फिर ही मतलब थर्ड पर्सन। इनका सीक्वेंस तो बन रहा है 1 2 3 का, हमें चाहिए 2 3 1 का। यानी सबसे पहले हम किसको रखेंगे, इस यू को उठा के रख दिया, फिर 3 मतलब ही को उठा के रख दिया, फिर 1 मतलब आई को उठा के रख दिया। सेंटेंस होगा यू ही एंड आई हैव डन द वर्क। अब 3 लोगों ने काम इकट्ठा किया है, मतलब प्लूरल है, प्लूरल है इसीलिए हैव आया है। अगला है यू ही एंड मी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। देखो लॉस हुआ है, लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं, मतलब बुरी बात है ये। तो सबसे पहले अपना जिक्र करो, यानी आई का जिक्र करो सबसे पहले, फिर दूसरे वाले का यू का, फिर थर्ड पर्सन सी का कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो हाँ या ना। अब 2 एग्जाम्पल तुम्हारे वाले हैं, इनको समझने का प्रयास करना है 2-3 एग्जाम्पल का। फिर भी ना आए तो टेलीग्राम पर डीएम करना, जैसे एक बच्चे ने डीएम किया था तो मैंने समझा दिया है। एंड अब ये प्रोनाउन आपका कंप्लीट मैंने ख़त्म कर दिया है, सारे कंसेप्ट बता दिए प्रोनाउन के। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई कंसेप्ट बचा है प्रोनाउन का। अब करेंगे हम सीधा, देखो एयरफोर्स नेवी के मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखा दिए नाउन के, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। मैं आपको प्रोनाउन की प्रैक्टिस क्लास लेके आऊँगा, कंसेप्ट खत्म हो गए हैं, अब आएगी प्रोनाउन की प्रैक्टिस क्लास। और प्रैक्टिस क्लास में मैं सारे के सारे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको ढूंढ कर, वो उसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, अल्फ़ा बैच में आप ज्वाइन कर लेना। एंड ये जो एयरफोर्स नेवी और कोस्ट गार्ड की PYQs हैं उनको मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, क्योंकि जब आप एक बार मेरी प्रैक्टिस क्लास कर लोगे आप उनको खुद से लगा लोगे, तो उनका सीधा सीधा PDF में 200 क्वेश्चन का 150 क्वेश्चन का आपके टेलीग्राम में डाल दूंगा। तो अब आपका काम ये बनता है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इतने एफर्ट डाले मैंने तो मैं लाइक मांगता हूँ, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना एंड शेयर जरूर कर देना भाई, ठीक है। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, आप पढ़ते रहो भाई, इस बार एग्जाम निकालना ही निकालना है। कोई भी डाउट है टेलीग्राम पर भेज दो, ठीक है।